हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी खूबसूरत और जवान देवरानी शादी के 1 साल बाद ही बेवा हो गई थी। उसके माँ बाप भी मर चुके थे, इसलिए मेरे नरम दिल सास और ससुर उसे बेटी बना कर रखते थे। लेकिन मेरा शौहर अपनी बेवा भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। देवरानी दिन रात इन दोनों की खिदमत करती थी। देवरानी का रवैया मेरे साथ भी बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ बड़ी बहनों की तरह मोहब्बत करती थी, इसलिए मुझे भी उसके यहाँ रहने से कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरे शौहर को भाई के गुजर जाने के बाद अपनी भाभी का यहाँ रहना पसंद नहीं था। न जाने क्यों उन्हें शुरू से ही नजमा कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन छोटे भाई की बीवी होने की वजह से कभी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था। लेकिन अब वो खुलकर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते थे। अम्मी, आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, नजमा को इसके किसी रिश्तेदार के घर भेज दें। शौहर के मरने के बाद उसके यहाँ रहने का कोई जवाज नहीं बनता। लोग दो तरह की बातें करते हैं, और वैसे भी मुझे इसकी हरकतें कुछ सही नहीं लगती। जब से ये शादी होकर घर में आई थी, न जाने क्या मंत्र फूंकती रहती है। इसकी हरकतों की वजह से मेरा जवान भाई मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं नहीं चाहता कि इस मनहूस की वजह से मेरे घर वालों को कुछ हो, इसलिए बेहतर है कि आप इस घर को इसकी नहूसत से साफ कर दें, वरना तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। रिजवान ने माँ को समझाने की कोशिश की। ये पहली बार नहीं था कि वो माँ को ये सब कह रहा था। पिछले कई महीनों से वो अपनी माँ और बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों ही नजमा को इस घर से भेजने पर रजामंद नहीं होती थी। यही वजह थी कि अब तक नजमा इस घर में रह रही थी। उसने अब्बू को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, तो उन्होंने भी उसे वहमी करार देकर बेवा बहू की तरफदारी करना शुरू कर दी। उसने अपने घर वालों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इनमें से कोई भी इसकी बात समझने को तैयार नहीं था। हर किसी को बस नजमा बीबी की फिक्र थी। नजमा ने पता नहीं क्या घोलकर सब घर वालों को पिला दिया था। किसी को इसके करतूत नजर ही नहीं आ रहे थे। बस कर दे रिजवान, तू बेचारी बच्ची के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करता है। वो फरहान की बेवा की हैसियत से नहीं, मेरी बेटी की हैसियत से इस घर में रह रही है। दुनिया जो बातें करती है मेरे सामने आकर करे, मैं खुद ही उन्हें आईना दिखा दूंगी। दुनिया से ज्यादा तो तुम इस बच्ची के दुश्मन बने बैठे हो। हम भी तुम्हें कितनी बार समझा चुके हैं कि इस मासूम के साथ ऐसा सलूक न करो। बिन माँ बाप की बच्ची है, मैं कैसे घर से निकाल दूं? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए रोज रोज ये ववेला करना छोड़ दो, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। कुदसिया बेगम ने बेटे को इसके अंदाज में जवाब दिया। वो बहुत बार रिजवान को समझा चुकी थी, लेकिन उसकी वही मुर्गे की एक टांग थी कि इस जुम्मे को इस घर से निकाल दूंगा। आपको अपने बेटे से ज्यादा इस लड़की की फिक्र है। आप इसकी वजह से मेरे साथ तरीके से बात कर रही हैं, लेकिन नहीं, इसकी वजह से नहीं बल्कि इसके तावीज़ों की वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हैं। रिजवान ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, तो कुदसिया बेगम ने गुस्से में उसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वो रिजवान की बातों में आकर या फिर उस खुश करने के लिए नजमा के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं करना चाहती थी। बेटे के जाने के बाद उन्होंने खुद से वादा किया था कि नजमा को कभी भी आसरा होने नहीं देंगी। रिजवान की बेतुकी बातों की वजह से वो खुद से किया गया वादा हरगिज नहीं तोड़ना चाहती थी। नजमा इस सारे मामले में इस तरह खामोश थी जैसे ये सब उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कहा जाता है। रिजवान भाई की बातें सुनकर उसका बहुत दिल करता था कि वो इस घर से दूर चली जाए ताकि ये सब लोग सुकून से रह सकें, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि इस भरी दुनिया में कोई भी उसे सहारा देने वाला नहीं था। कुछ दिन बहुत सुकून से गुजरे और शायद गुजरते भी रहते अगर रिजवान अपने बेटे को नजमा के साथ खेलता हुआ न देख लेता। बेटे को नजमा के साथ खेलता हुआ देखकर रिजवान ने पूरा घर सर पे उठा लिया। क्या हो गया है? रिजवान, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अली को नजमा के पास भेज दिया। इसमें इतना शोर मचाने की क्या बात है? हम सब एक साथ इस घर में रहते हैं, हमें एक दूसरे से कोई खतरा नहीं। पता नहीं आप ये सब कैसे सोच लेते हैं। शाइस्ता ने शोहर को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज रिजवान किसी भी बात को सुनने के मूड में नहीं था। वो हर हाल में नजमा को घर से निकालना चाहता था। मैं अपने बच्चों को इस जादूगरनी के आसपास नहीं देखना चाहता। मुझे इस औरत पर एतबार नहीं, ये अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकती है। पता नहीं क्यों तुम सबको इसकी चालाकियाँ नज़र नहीं आ रही। ये हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, हम सब पर हुक्मरानी करने के ख्वाब देख रही है। रिजवान के खदशात पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुके थे। किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। सालिया बेगम शोर की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आई तो एक बार फिर रिजवान को समझ आने लगी। बेटा क्यों इस कदर बदगुमान है? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे और शाइस्ता को ज़रूर महसूस करता। हम सारा दिन घर में इसके साथ रहते हैं, हमने तो ऐसी कोई अजीब बात इसके रवैये में नहीं देखी। तुम्हें बस वहम हो गया है, और वो वहम एक लाइलाज मर्ज है। मैं तुम्हें समझा समझा कर आजिज़ आ चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि हर रोज़ एक नया ड्रामा शुरू कर देते हो। वो बच्ची खामोशी से तुम्हारे सारे इल्ज़ाम सह रही है।
उसने कभी मुझसे किसी किस्म की शिकायत नहीं की। कुत्सिया बेगम ने उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। अगर आप इस जादूगरनी को घर से निकालना नहीं चाहती तो फिर ठीक है, मैं अपनी बीवी और बच्चों को इस घर से लेकर जा रहा हूँ। मैं इसकी मौजूदगी में अपने बच्चों को महफूज नहीं समझता, इसलिए मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। रिजवान के कहने पर कुत्सिया बेगम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि रिजवान नजमा से इतनी नफरत करता है। नजमा जब से शादी होकर इस घर में आई थी, रिजवान तब से ही उसे नापसंद करता था। नजमा 5 वक्त की नमाजी और शरी पर्दा करने वाली लड़की थी। घर के काम से फारिग होने के बाद ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में इबादत करते हुए गुजारती थी। फरहान बीवी से बहुत खुश था। नजमा के साथ साथ घर वालों की भी बहुत परवाह करने लगा था। हालांकि शादी से पहले वो हद से ज़्यादा लापरवाह था। इसीलिए तो रिजवान को लगता था कि नजमा तावीज़ धागे करती है। भाई के होते हुए तो वो कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन फरहान के जाने के बाद वो खुलकर नजमा की मुखालफत करने लगा था। लेकिन नजमा के तावीज़ों का असर सिर्फ फरहान पर नहीं बल्कि सारे घर पर था। इसीलिए तो कोई उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता था। खुदारा रिजवान भाई ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मेरे पास कोई ठिकाना होता मैं कब से ये घर छोड़कर चली गई होती। लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसे यहाँ रह रही हूँ बहुत खुश हूँ। मुझे घर के कोने में पड़े रहने दे। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं भला क्यों अपने ही घर वालों पर जादू वगैरह करवाऊंगी? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आप जैसी चाहें मुझसे कसम उठवा लें, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, बस मुझे घर से न निकालें। नजमा ने पहली बार अपनी सफाई देने की कोशिश की। वो रिजवान भाई के घर छोड़ने की धमकी से खौफजदा हो गई थी। अगर कुत्सिया बेगम ने बेटे की धमकी से डर कर उसे घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगी? यही सोचकर उसने रिजवान से बात करने का फैसला किया। लेकिन रिजवान उससे इतना बदगुमान था कि उसकी किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं था। वो नजमा की किसी भी बात का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। तुम परेशान ना हो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ये शुरू से ही इतना ज़िद्दी है, जो बात एक बार सोच ले बस फिर इस बात से पीछे नहीं हटता। इसकी तो आदत है हर किसी को शक की निगाह से देखने की। इसी वजह से तो आज तक उसका कोई दोस्त नहीं बन सका। ये बचपन से ही आदम बेजार है। कुत्सिया बेगम ने उसे तसल्ली दी तो वो सर हिलाकर खामोशी से किचन में चली गई। खामोश रहने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी? उसकी ज़िंदगी इस घर में रहने वालों के रहमो करम पर थी। तकदीर ने उससे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ कहने का हक छीन लिया था। बोलती तो वो पहले भी नहीं थी, लेकिन तब उसके हक में बोलने के लिए फरहान था। इस वक्त इस घर पर उसका इतना ही हक था जितना कि शाइस्ता का है। लेकिन बेवा होने के बाद वो हर हक खो चुकी थी। अब वक्त के धारे में बहने के सिवा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए कोई जो भी कहता उसका सर ऊपर नीचे हिलने लगता। रिजवान बेटा, क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो? मेरी उम्र और तजर्बे तुमसे ज़्यादा हैं। अगर मुझे नजमा में कोई झोल महसूस होता तो मैं 1 मिनट से पहले इस घर से निकाल देती। सिर्फ तुम्हारी नापसंदीदगी की वजह से मैं इसके सर से साइबान नहीं खींच सकती। अपना दिल और ज़रफ़ बड़ा करो और शक करना छोड़ दो। कुत्सिया बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं इस औरत को अपने सामने इस घर में चलता फिरता हुआ नहीं देख सकता। इसे देखकर मेरा खून खोलता है। मैं इसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप इसे अपने घर में रखना ही चाहती हैं तो इसे मेरी नज़रों से दूर रखा करें। अगर मैंने इसे अपने सामने देख लिया तो इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर मुझसे कोई शिकवा मत कीजिएगा। रिजवान के कहने पर कुत्सिया बेगम ने सुकून का सांस लिया। वो इस बात पर खुश थी कि रिजवान ने उसे घर से निकालने की जिद छोड़ दी थी। हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ वो तुम्हें कभी नजर नहीं आएगी। मैं उसे समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। कुत्सिया बेगम ने कहकर बेटे को मुतमईन करने की कोशिश की। मुतमईन तो वहाँ भी नहीं था, लेकिन खामोश ज़रूर हो गया। इसकी खामोशी ही बहुत थी, क्योंकि रोज़ रोज़ के इस झगड़े से बच्चे भी डिस्टर्ब होने लगे थे। एक तरफ से मुतमईन होकर अब कुत्सिया बेगम को नजमा को समझाने की फिक्र हो रही थी। अपने ही घर में चोरों की तरह छुप कर रहना आसान नहीं था, लेकिन घर में सुकून कायम करने के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी था। वो रमज़ान को तो समझा नहीं सकती थी, लेकिन उन्हें यकीन था कि नजमा उनकी बात ज़रूर समझेगी। वो तस्बीह हाथ में लेकर नजमा के कमरे में आई तो हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि नजमा उन्हें बताए बगैर इतना बड़ा कदम उठाने का सोच रही है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें बेटी कहा है, मैं तुम्हें दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। अगर तुमने ये घर छोड़ने का सोचा तो मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपने मरे हुए बेटे से किया गया वादा तोड़कर शायद जिंदा भी ना रह सकूं। कोई छोटे से बैग में नजमा को अपनी ज़रूरियात की चीज़ें रखता देखकर कुत्सिया बेगम जज्बाती हो गई। नजमा को सिर्फ बेटी कहती नहीं बल्कि समझती भी थी। बहू की तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझती थी, लेकिन बस मजबूर थी। अम्मा, मैं भी आपको अपनी अम्मा ही समझती हूँ, इसलिए अपनी वजह से आपको परेशान नहीं देख सकती। आप फिक्र न करें, मैं किसी दारुल उलूम में चली जाऊँगी। ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो रहने का ठिकाना मिल ही जाएगा।
मैं नहीं चाहती कि रिजवान भाई की तरह बच्चे भी मुझसे नफरत करने लगे और फिर रोज़ इसकी बहस की वजह से घर का माहौल अजीब सा हो जाता है। अब मुझसे ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। आपने और भाभी ने मेरा बहुत साथ दिया और ख्याल भी रखा। मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है और शिकायत रिजवान भाई से भी नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था। मुझे कोई रिश्ता रास नहीं आता। बचपन में माँ बाप छोड़कर चले गए। शादी के बाद फरहान जैसे प्यार करने वाले शौहर के साथ साथ मोहब्बत करने वाले माँ बाप भी मिल गए थे। मैं सिर्फ खुश नहीं बल्कि बहुत खुश थी। ऐसा लगता था जैसे पिछली ज़िंदगी की सारी महरूमियों का अज़ाला हो गया हो। लेकिन शायद मेरे मुक़द्दर में खुशियाँ बहुत कम हैं, इसीलिए तो किस्मत ने एक बार फिर मुझे खाली हाथ कर दिया। एक ही झटके में हर रिश्ते को मुझसे दूर कर दिया, इतनी दूर कि मैं चाहकर भी इन रिश्तों को अपने पास नहीं ला सकती। मुझे कभी भी रिजवान भाई की बातों का बुरा नहीं लगा और ना ही मैं इनकी बातों की वजह से घर छोड़कर जा रही हूँ। बस मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में किसी को भी कोई परेशानी हो। ये कहकर नजमा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। इस घर को छोड़ना उसके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन अब यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया था। नजमा, मैंने रिजवान को राज़ी कर लिया है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम इस घर में रह सकती हो। बस उसका कहना है कि जब वो घर में हो तो उसके सामने ना हो। मैंने उसका हल भी सोच लिया है। हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाला कमरा साफ़ कर लेते हैं। शाम को जब रिजवान घर आ जाया करे तो तुम ऊपर चली जाया करना। मैं जानती हूँ कि ऊपर वाला कमरा कच्चा है, शायद तुम्हें अकेले रहते हुए डर भी लगे। अगर तुम मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारे साथ सो जाया करूँगी। मेरी कमेटी निकलने वाली है, फिर मैं तुम्हें कमरा पक्का करवा दूँगी। ये सब कुछ खुशी से नहीं कर रही, मजबूरियाँ न चाहते हुए भी बहुत कुछ करवा देती हैं। कुदसिया बेगम ने उसके सर पर हाथ प्यार से फेरते हुए कहा, ठीक है, मैं ऊपर वाले कमरे की सफाई कर लेती हूँ, मैं वहाँ सो जाया करूँगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरे लिए इस घर में रहना ही काफ़ी है, इसलिए आप मेरी वजह से परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नजमा ने तसल्ली दी तो उनकी परेशानी भी कुछ कम हुई। नजमा पूरा दिन नीचे पोर्शन में रहती और शाम होते ही ऊपर चली जाती। वो पहले की तरह घर के सारे काम करती, लेकिन अब उसने किसी से बातचीत करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वो बच्चों को भी मुखातिब नहीं करती थी। शाइस्ता ने नोटिस किया जब वो नीचे आती इसके कपड़े कीचड़ से लुथड़े हुए होते। पहले पहल तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब हर रोज़ ऐसा होने लगा तो शाइस्ता को तशवीश होने लगी। उसने नजमा से इस बारे में पूछा तो उसने टाल दिया। वैसे भी अब वो शाइस्ता से कुछ खींची खींची सी रहने लगी थी। जब भी शाइस्ता उससे कोई बात करती तो वो 2 लफ्ज़ों में जवाब देकर किसी न किसी काम में मसरूफ़ हो जाती। नजमा का बदला हुआ रवैया देखकर शाइस्ता भी शक में मुब्तला होने लगी थी। कहीं रिजवान की बातें ठीक तो नहीं थी? हो सकता है उसे समझने में मुझसे और अम्मी से गलती हुई हो। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर चक्कर क्या है। अगर कुछ ऐसा वैसा है तो मैं इसे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। शाइस्ता उसके राज पर से पर्दा उठाने का फैसला कर चुकी थी। रात को जब सब घर वाले सो गए, शाइस्ता छत पर चली आई। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची। बगैर आवाज़ किए दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। शाइस्ता कमरे में बनी हुई वाहिद खिड़की की तरफ आई, लेकिन खिड़की भी अंदर से लॉक थी। वो मायूस होकर वापस जाने का सोच ही रही थी कि उसकी नज़र दरवाजे के सुराख पर पड़ी। आज तो नजमा बीबी का सच सामने आकर रहेगा, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने मुझे ये रास्ता दिखाया, वरना मैं तो मायूस ही हो चुकी थी। शाइस्ता दरवाजे में बने सुराख को देखकर सोच रही थी। उसने सुराख से कमरे में झांका तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गई। नजमा चारपाई की बजाय कच्चे फर्श पर तकिया रखकर सो रही थी। शायद ये रोज़ी ज़मीन पर सोती है, इसीलिए तो कपड़ों पर मट्टी लगी होती थी। ऐसा क्यों करती है? शायद अकेलापन उसके दिमाग पर असरअंदाज हो रहा है। शाइस्ता खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। उसे नजमा को इस हाल में देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो इसके लिए कुछ भी कर नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से वापस आ गए। कुछ अरसे बाद खामोश और गुमसुम रहने वाली नजमा बहुत मुतमईन नजर आने लगी। उससे पहले कि शाइस्ता उसके बारे में मजीद कुछ सोचती, रिजवान की बीमारी ने उसे हद से ज़्यादा परेशान कर दिया। उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन चूं दवा की तो मर्ज बढ़ता क्या वाला हिसाब हो रहा था। रिजवान दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, इतना कमज़ोर कि उसके लिए 2 कदम चलना भी मुहाल था। मुझे लगता है किसी ने तुम्हारे बेटे पर काला जादू कर दिया है, इसीलिए तो चंद ही दिनों में उसकी ये हालत हो गई है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो जादू का तोड़ करवाओ, अगर देर होगी तो बहुत पछताओगी। मोहल्ले से एक औरत रिजवान की इयादत करने के लिए आई तो उसकी हालत देखकर कुदसिया बेगम को मशवरा दिया। कैसी अजीब बातें कर रही हो, मेरे बेटे पे कौन जादू करवाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं रखती। मेरा ईमान इतना कमज़ोर नहीं, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैं ये जादू टोने जैसी खराफात पर बिल्कुल ही यकीन नहीं रखती, इसलिए आइंदा मेरे सामने इस किस्म की बातें न करना। कुदसिया बेगम ने सख्त लहजे में कहा तो वो औरत बुरा मान गई। हकीकत से आंखें चुरा लेने से हकीकत बदल नहीं जाती। एक बार ठंडे दिल से सोचोगी तो तुम्हें मेरी बात दुरुस्त लगेगी। अपनी आंखें खोलो और अपने दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। हो सकता है कि वो यहीं कहीं तुम्हारे इर्द गिर्द हो।
इस खातून ने छत पर बने कमरे की तरफ देखते हुए राजदारी से कहा तो कुदसिया बेगम ने काम का बहाना करके उसे बाहर का रास्ता दिखाया। वो इस जाहिल औरत की बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा सोचना नहीं चाहती थी। उन्हें जादू जैसी बेसुरोपा बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और शाइस्ता पर तो उन्हें खुद से भी ज्यादा यकीन था। वो कभी इस घर का बुरा नहीं सोच सकती। लोगों को तो आदत है कुछ भी कह देने की। रिजवान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कुछ ही अरसे में सूख कर कांटा बन चुका था। जो भी उसे देखता देखकर हैरान रह जाता। वो सदियों का बीमार लगने लगा था। शाइस्ता शोहर की हालत देखकर खुद भी बीमार लगने लगी थी। घर का सारा काम नजमा ही संभालती थी। शाइस्ता का सारा वक्त तो रिजवान की तीमारदारी में गुजर जाता था। नजमा, रिजवान की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरे बेटे को इस मौजी बीमारी से निजात मिल जाए। मुझे लगता है रिजवान को तुम्हारी बद्दुआ लग गई है। खुदारा मेरे बेटे को माफ़ कर दो। मैं पहले ही एक बेटे को खो चुकी हूँ, अब दूसरे बेटे को खोने का हौसला नहीं रखती। कुदसिया बेगम हाथ जोड़कर नजमा से इल्तिजा कर रही थी। इसका मतलब है आप मुझे सिर्फ बेटी कहती हैं, समझती नहीं, इसलिए ये सब कुछ कह रही हैं। मैं रिजवान भाई को अपना बड़ा भाई समझती हूँ। कोई बहन अपने भाई को बद्दुआ कैसे दे सकती है? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपकी बातें मुझे पराया होने का एहसास दिलवा रही हैं। नजमा ने उर्दू में आए हुए तुमको साफ करते हुए दिल गिरफ्ती से कहा तो कुदसिया बेगम को अपनी बातों पर अफसोस होने लगा। वो अनजाने में नजमा को दुखी कर गई थी। उन्होंने नजमा को गले लगाकर माफ़ी मांगी तो नजमा एक बार फिर नाराज़ हो गई। उसका कहना था कि माँ अपनी बेटी से माफ़ी नहीं मांगती। कुदसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगा लिया। नजमा किचन में खाना बना रही थी। शाइस्ता धुले हुए कपड़े फैलाने के लिए छत पर गई। नजमा के कमरे का दरवाज़ा खुला देकर कमरे में चली आई। चारपाई पर एक अजीब सी किताब पड़ी थी। ये किताब देखकर बहुत हैरानी हुई। वो किताब को अपने दुपट्टे में छिपाकर कमरे में ले आई और उसे अलमारी में छुपा दिया। रात को सोने से पहले उसने किताब को निकाला और पढ़ने की कोशिश की। बहुत कोशिश के बावजूद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने किताब के बारे में जानने के लिए गूगल का सहारा लिया तो हैरान रह गई। ये किताब काला जादू सीखने के मुतालिक थी। इसका मतलब है कि रिजवान का शक ठीक था। नजमा काले जादू में मुलविस है। शाइस्ता ने सारी बात कुदसिया बेगम को बताई तो उन्होंने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम रात नजमा के कमरे में जाएंगे, सारी सच्चाई खुद ही आपके सामने आ जाएगी। रिजवान ने हमें समझाने की कितनी कोशिश की थी लेकिन हमने उसकी एक बात न सुनी। अगर हम रिजवान की बात सुन लेते तो आज ये दिन देखना न पड़ता। शाइस्ता ने रोते हुए कहा। वो खुद भी नजमा की सच्चाई जानकर बहुत टूट गई थी। वो तो उसे अपनी छोटी बहन समझती थी लेकिन उसने घर और जायदाद के लिए इन सबको धोखा दिया था। रात के 2 बजे शाइस्ता और कुदसिया छत पर गई। इन दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। शाइस्ता ने दरवाजे के सुराख से अंदर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। नजमा ने अपने सामने आग जला रखी थी और पास ही एक रुई से बना पुतला रखा हुआ था जिसमें बहुत सारी सुइयां लगी हुई थीं और भी न जाने क्या कुछ पड़ा हुआ था। शाइस्ता घबराकर 2 कदम पीछे हुई और कुदसिया बेगम को कमरे का मंजर देखने का इशारा किया। कुदसिया बेगम भी ये सब कुछ देखकर दम बखुद रह गई। अचानक उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक की आवाज़ सुनकर नजमा परेशान हो गई लेकिन फिर उसने सामना करने का सोचा और दरवाज़ा खोल दिया। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त रिजवान भाई की तबीयत तो ठीक है ना? नजमा ने परेशानी से पूछा। क्यों तुम इसे मारने का अमल कर रही थी जो इस कदर बेचैनी से पूछ रही हो? शाइस्ता ने तेजी से पूछा। हाँ, मैं यही अमल कर रही थी। अब आप दोनों ही बता दें कि मैं कामयाब हो गई हूँ क्या? नजमा ने तमस्सुख से कहा तो शाइस्ता ने उसे बालों से पकड़ लिया। डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है और तुमने अपने ही घर को नहीं छोड़ा। रिजवान ठीक ही कहते कि तुम ही हो जादूगरनी। मैं और अम्मी बेवकूफ़ थे जो तुम्हारी साइड लेते रहे और रिजवान की बातों पर यकीन नहीं किया। शाइस्ता गुस्से से बोल रही थी और नजमा ऊंचे ऊंचे कहके लगा रही थी। जितना मर्जी चीखो पुकार डालो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ चुकी हूँ। नजमा के कहने पर शाइस्ता साकत रह गई। रिजवान को कुछ हो जाने का खौफ उसके इर्द गिर्द चक्कर खाने लगा। अगर रिजवान को कुछ हो गया तो मेरे और बच्चों का क्या होगा? मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। वो नजमा को छोड़कर नीचे की तरफ भागी। इस वक्त उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिजवान की सलामती थी क्योंकि इसकी सलामती से ही इस घर की सलामती जुड़ी हुई थी। नजमा, तुमने एक माँ के कलेजे पर हाथ डाला है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, हाँ बस इतना ज़रूर कहूँगी कि इसका हिसाब तुमसे मेरा अल्लाह लेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। कुदसिया बेगम के कहने पर नजमा हत्थे से उखड़ गई। ये सब करने पर मुझे रिजवान भाई ने मजबूर किया है। जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ मुझे जादूगरनी मशहूर कर रखा था। फरहान के होते हुए मुझे ये सब इतना तकलीफ नहीं देता था लेकिन फरहान के जाने के बाद सर से एक घर छिन जाने के खौफ ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी थी। आप जानती हैं ना, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं बस इज्जत से इस घर में रहना चाहती थी लेकिन रिजवान भाई ने मेरा सुकून से रहना दोबर कर दिया था। हर वक्त घर से निकाले जाने का खौफ मेरे सर पर तलवार की तरह लटक रहा था और जब मैं इस कमरे में तन्हा अंधेरों से लड़ रही थी उस वक्त मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था।
پھر اچانک مجھے اس کمرے سے وہ کتاب ملی جس میں کالا جادو سیکھنے کے عمل تھے۔ وہ کتاب دیکھ کر مجھے رضوان بھائی کی باتیں یاد آنے لگی۔ ان باتوں کو یاد کر کے میں نے سوچا، جادوگرنی تو میں پہلے سے ہی مشہور ہوں، کیوں نہ جادوگرنی بن کر اپنا بدلہ لے لوں۔ رضوان بھائی کے مرنے کے بعد میں اس گھر میں سکون سے رہ سکتی تھی، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہتے میں اسی خوف میں مبتلا رہتی کہ وہ کبھی بھی مجھے گھر سے نکال سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں نے عزت سے اس گھر میں رہنے کے لیے کیا ہے۔ نجمہ کی باتیں سن کر شائستہ بیگم دنگ رہ گئی۔ نجمہ کا خوف اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے ہر مقام پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کے باوجود نجمہ نے یہ سب کر کے ان کی زندگی تو خراب کر ہی دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر لی تھی۔ قدسیہ بیگم بغیر کچھ کہے چپ چاپ نیچے آ گئی۔ وہ آج بھی اپنے مرے ہوئے بیٹے سے کیا گیا وعدہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس واقعے کے اگلے دن ہی عمل الٹ جانے کی وجہ سے نجمہ کی موت ہو گئی، کیونکہ وہ یہ سب کچھ کسی کی مدد کے بغیر کر رہی تھی۔ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اگر رضوان اسے کچھ کہتا تھا تو باقی سب تو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ قدسیہ بیگم نے ہر قدم پہ اس کا ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیتی تو وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح رضوان کو سمجھا ہی لیتی۔ نجمہ نے رضوان سے بدلہ لینے کے لیے ان سب کے ساتھ برا کیا تھا، ان سب کو چوٹ پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ صحیح کہتے ہیں کہ کالا جادو کرنے والے خود بھی کہیں کے نہیں رہتے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے کیے گئے عمل کا اثر کم ہونے لگا، جس کی وجہ سے رضوان کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ رضوان کو اس سارے معاملے کا بالکل بھی پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان دونوں نے اسے بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رضوان احساس جرم میں پڑ کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لے، کیونکہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا۔ نجمہ کا جرم رضوان کے شک سے بہت بڑا تھا، اس لیے اب رضوان کو قصوروار ٹھہرانا غلط تھا۔ قدسیہ بیگم نجمہ کو بیٹی سمجھتی تھی، اس لیے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہر نماز کے بعد اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ معاف کر دینے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔